साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष का आपका जो फाउंडेशन कोर्स यानी आधार पाठ्यक्रम है उसका जो शीर्षक है महिला सशक्तिकरण यानी वुमन एम्पावरमेंट्स जो कोर्स का टाइटल है उसका सेकंड वीडियो लेक्चर इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं और हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं आपका आधार पाठ्यक्रम का सेकंड महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर। इसके अंदर पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन देखेंगे, उसके बाद लगभग 149 MCQ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हम बात करेंगे यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट्स के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में, जो कि आपका आधार पाठ्यक्रम यानी फाउंडेशन कोर्स है। तो साथियों बात करते महिलाओं के अधिकारों के बारे में, तो अधिकार से तात्पर्य ऐसी स्वतंत्रता से है जो व्यक्तिगत बेहतरी के लिए तथा संपूर्ण समुदाय की भलाई के लिए आवश्यक है। सबसे पहले आता है जीने का अधिकार। जीने का अधिकार का आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर पर पूर्ण अधिकार है। अजन्मे बच्चे का मौलिक अधिकार है कि वह जन्म ले, न कि नई चिकित्सा प्रणाली या भ्रूण हत्या द्वारा उसके जीवन का अंत किया जाए। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अर्थ है कि एक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने का अधिकार होता है। उसके बाद व्यक्तिगत रक्षा का अधिकार, महिला और पुरुष दोनों को सभी प्रकार की हिंसा से मुक्त रहने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार द्वारा हमारे संविधान ने प्रदान किया है। वोट का अधिकार आप लोग अच्छे से जानते हैं कि महिला और पुरुष सभी को समान अधिकार है और भारत में 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया है। अगला आता है प्रजनन का अधिकार। महिलाओं के प्रजनन का अधिकार उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार समाज में संवेदनशील सदस्यों को सुरक्षा का अधिकार देती है। यह राज्य सरकार का दायित्व होता है, वह समाज के संवेदनशील सदस्यों को पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य और आवास की सुविधा सुनिश्चित करे। शिक्षा का अधिकार तो आप लोग अच्छे से जानते साथियों, यह अधिकार सभी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का प्रावधान देती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह बेकार, बाल श्रम यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कम करवाना का उन्मूलन प्रदान करता है। भाषा, शैली और संस्कृति संरक्षण का अधिकार, यानी व्यक्ति अपनी संस्कृति और अपनी भाषा अपने अनुसार उसका चयन कर सकता है। तो ये कुछ अधिकार यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन आप लोग अच्छे से जानते हो 15 से 35 वर्ष के लिए आता है। जन शिक्षण संस्थान, जो यह कार्यक्रम भी प्रौढ़ शिक्षा के लिए चलाया गया है। और राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा अभियान, यह कार्यक्रम 3 चरणों में चलाया गया है। ABC औपचारिक विद्यालय 3री, 5वीं और 8वीं कक्षाओं के समकक्ष होता है। सर्व शिक्षा अभियान, इसमें महिलाओं, बालिकाओं की यदि बात करें तो इसमें बालक और बालिकाओं को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो पालन किया गया है या नियम उनको दिए गए हैं। आगे चलते हैं राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 की तरफ। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं और उसके बाद में हम चलते हैं महत्वपूर्ण MCQ की तरफ। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 के अनुसार यदि बात करें तो वर्ष 1990 में संसद के एक भारतीय अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। तो कब की गई साथियों, याद रखिएगा 1990 में की गई। कौन सा संविधान संशोधन था, तो भारतीय संविधान में 73वां व 74वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से 1993 के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। जो स्थानीय निकायों में यदि हम करें, जो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। यदि हम इसके आगे बात करें तो मैक्सिको कार्य योजना या 1975, नेर्बो अग्रदर्शी रणनीति 1985 और बीजिंग घोषणा और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 और जेंडर समानता तथा विकास और शांति व संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सत्र 21वीं शताब्दी के लिए अंगीकृत किया गया। और बीजिंग घोषणा एवं प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को क्रियान्वित करने के लिए और कार्यवाही एवं पहले नामक
पहले नामक परिणाम दस्तावेजों के समुचित अनिवार्य कार्रवाई के लिए भारत द्वारा पूर्णतया पृष्ठांकित कर दिया गया। यदि हम कहें कि महिला सशक्तिकरण नीति कब स्टार्ट हुई, तो अभी हमने कहा 1990 में भारत में स्टार्ट हुई थी। अब आगे देखें तो इसमें भी समय समय पे कुछ संशोधन किए गए थे और उन संशोधनों से संबंधित प्रश्नों को और कुछ महिलाओं से संबंधित यहाँ पर एमसीक्यू को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर अब देखने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को थंब दिखाकर लाइक करें ताकि हम चलते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न नंबर पहला जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसकी तरफ आ जाते हैं हम लोग। मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति द्वारा अवगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए व्यथित व्यक्ति को संदाय करने हेतु प्रत्यर्थी को दिया गया आदेश क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं धनीय आदेश। प्रश्न क्रमांक 2, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो कब प्राप्त हुई साथियों? 13 सितंबर 2005 को प्राप्त हुई। प्रश्न क्रमांक 3, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार बालक से अभिप्रेत है, यानी बालक से क्या अभिप्राय है यहाँ पर? तो 18 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। इसमें दत्तक शामिल किया गया, विमाता से उत्पन्न सौतेली अथवा पोषित बालक भी शामिल किए गए, यानी उपरोक्त सभी। किस योजना का उद्देश्य लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 5, समान वेतन अधिनियम यह दर्शाता है कि कानून में प्रावधान है कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6, प्रधानमंत्री महिला सशक्ति केंद्र योजना क्या करने का उद्देश्य रखती है? तो महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने का उद्देश्य रखती है। प्रश्न क्रमांक 7, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार मजिस्ट्रेट से अभिप्राय क्या है? तो प्रथम वर्ग न्यायाधीश मजिस्ट्रेट और महानगर क्षेत्र से में महानगर मजिस्ट्रेट, यानी उपरोक्त दोनों सही हैं। अगला है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो साथियों इसका आंसर याद रखिएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार संरक्षण अधिकार से अभिप्रेत क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा धारा 8(1) के अधीन नियुक्त अधिकारी। प्रश्न क्रमांक 10, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रवृत्त हुआ, कब लागू हुआ? तो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 11, घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया गया है तो स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट और आर्थिक क्षति, यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 12, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत क्या आता है? तो महिलाओं की गरिमा का दुरुपयोग, उनका अपमान, तिरस्कार या अन्यथा अतिक्रमण, यानी उक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 13, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसका आंसर 15 अगस्त 2011। प्रश्न क्रमांक 14, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए छात्र स्वयंसेवकों की भागीदारी के माध्यम से कौन सी योजना सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। प्रश्न क्रमांक 15, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ, तो 1856 को पारित किया गया। घरेलू हिंसा के मामले में कौन सी शिकायत दर्ज करा सकता है? तो पीड़ित स्वयं, पीड़ित का संबंधी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की घटना का भान हो उसे पता लगे, यानी उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार के व्यवहार आते हैं? तो इसमें लैंगिक, शारीरिक, मौखिक और भावनात्मक, यानी उपरोक्त सभी। महिला योजना के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम में सहायता है, यानी प्रश्न क्रमांक 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नारी शक्ति पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 19, प्रियदर्शनी योजना प्रदान करती है, क्या प्रदान करती है? तो महिला सशक्तिकरण, मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आजीविका और महिलाओं को कानून, राजनीतिक एवं स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने का अधिकार, यानी करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 20, गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब आरंभ की गई? तो साथियों याद रखिएगा सन 2010 को आरंभ की गई। प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के तस्करी की रोकथाम में
सहायता तथा बचाव पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करती है, तो नाम है उसका उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट है महिला योजना के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता है स्टेप योजना। क्वेश्चन नंबर 23 प्रियदर्शनी योजना प्रदान करती है, तो सभी को प्रदान करती है, उपरोक्त सभी ये आंसर सदियों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 महिला शक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये भी क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है 15 अगस्त 2011 को। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक, हम आ जाते हैं सीधा प्रश्न क्रमांक 28 की तरफ। समान वेतन अधिनियम यह दर्शाता है कि, साथियों क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, जब ये क्वेश्चन टाइप हो रहे थे शायद उस टाइम पे वापस ये रिपीट हो चुके हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 29, ये पूरा हटकर क्वेश्चन है। घरेलू हिंसा अधिनियम में से पूर्व विवाहित महिला के पास प्रताड़ित होने की दशा में किस धारा के तहत शिकायत करने का अधिकार है, तो धारा 498 क। प्रश्न क्रमांक 30 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया, तो 26 अक्टूबर 2006 को प्रभाव में आया। भारत में महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष तो ललिता कुमार मंगलम। बेबी मांझी यामेदा बनाम भारत संघ का मामला किससे संदर्भित है, तो ये सरोगेसी से संबंधित है, बड़ा गंभीर मामला था, ये सरोगेसी से संबंधित है, ये अखबारों और न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल पे भी बड़ा छाया रहा था। वह अधिनियम जो समान काम के लिए पुरुष और महिलाओं को समान मजदूरी का प्रावधान करता है, तो समान पारिश्रमिक अधिनियम। प्रश्न क्रमांक 34 समाधान गृह योजना क्या करती है, यह घर या अन्य स्थानों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अस्थायी आवास, रख रखाव एवं पुनर्वास केंद्र प्रदान करती है। प्रश्न क्रमांक 35 सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई, तो 2015 को। आगे चलते हैं, किस योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए ई लर्निंग मॉड्यूल एवं कौशल विकास के माध्यम से सीखने का वातावरण वृद्धि करती है, तो नंद घर योजना। प्रश्न क्रमांक 36 ई संवाद पोर्टल क्या करता है, ये गैर सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज को महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रालय के साथ बातचीत करने में सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वंदना योजना क्या करती है, गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव एवं अच्छे पोषण को सुनिश्चित करता है। प्रश्न क्रमांक 38 घरेलू हिंसा संबंधी संरक्षण अधिनियम को सूचना कब दी जा सकती है, मतलब सूचना कब दी जा सकती है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो याद रखिएगा। तो इसके जो सभी आंसर है करेक्ट है, नहीं उक्त सभी दशाओं में। प्रश्न क्रमांक 39 1993 में किस देश में आयोजित सम्मेलन में स्त्रियों के मानव अधिकार से संबंधित मुद्दों पर सभी देशों ने संबंधित कानूनों के निर्माण की अनिवार्यता पर बल दिया, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो वियना में आयोजित हुआ था 1993 में। प्रश्न क्रमांक 40 यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता, भारत में प्रचलित इस प्राचीन श्लोक में किसकी महिमा का गान किया गया है, तो साथियों आप अच्छे से जानते हैं नारी की महिमा का गान किया गया है। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1961 में। लड़कियों को देवताओं को समर्पित करने की प्रथा को प्रणाली के रूप में जाना जाता है, तो इस प्रणाली को देवदासी प्रणाली कहते हैं। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 किसी भी रूप में महिलाओं के चित्रण पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है, जो कि इस प्रकार है, यानी इसके करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी है, यानी महिलाओं के लिए अश्लील, महिलाओं को बदनाम करना, महिलाओं के लिए सार्वजनिक नैतिक को भ्रष्ट करना या उनको चोट पहचान पहुंचाना, यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 44 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य नहीं है, तो अपराध के अपराधियों के लिए दंड की अनुशंसा करता है। मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग दंड नहीं दे सकता, वो क्या करेगा कि वो न्यायालय में जाकर उसकी पैरवी करेगा और वहाँ से दंड दिलवाएगा। सती प्रथा किस वर्ष कानून रूप से समाप्त कर दी गई थी, तो 1829 को। सती प्रथा समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, याद रखिएगा साथियों नाम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था, तो लॉर्ड डहलौजी के द्वारा पारित किया गया था। बाल विवाह अधिनियम 1929 को भी कहा जाता है, शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 15 अगस्त 2011 को कौन सी योजना आरंभ की गई, तो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन आरंभ किया गया। प्रश्न क्रमांक 51 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2011 किस पर आधारित नहीं है, तो साथियों संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित नहीं है, बाकी तीनों जो पॉइंट्स दिए हुए उसके ऊपर बेस्ड है वो।
तीनों पॉइंट्स को आप रीड डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट उपधारा 1 के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन को एक अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। यानी इसकी पहली सुनवाई की तिथि से 60 दिन के अंदर उसको यानी मजिस्ट्रेट का निवारण करना होगा यदि महिलाओं से संबंधित कोई भी केस है तो। एनसीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो महिलाओं का राष्ट्रीय आयोग, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वुमन इसका पूरा नाम है। 54, कौन सा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति के वारिस का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो 1956, यानी महिलाएं भी अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकार रख सकती है। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? 1956 के अंतर्गत। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लागू किया गया था। समान पारिश्रमिक अधिनियम में यह प्रावधान है कि, क्या प्रावधान है? समान कार्य करने के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से भुगतान किया जाए। भर्ती के समय महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। नियोक्ता श्रमिक का एक रजिस्टर बनाए रखने के लिए बाध्य है। पदोन्नति, प्रशिक्षण या स्थानांतरण जैसी सेवा की किसी भी स्थिति में महिलाओं श्रमिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। घरेलू हिंसा अधिनियम के मामले में कितने माह का निस्तारण का प्रावधान है? यानी घरेलू हिंसा के संबंधित कोई भी यदि केस आता है तो 2 माह के अंदर उसको शॉर्ट आउट करना होगा, यानी उसको सॉल्व करना होता है। घरेलू हिंसा की परिभाषा में संशोधन करते हुए अन्य किस उत्पीड़न को शामिल किया गया है? तो भावनात्मक, यौन और मौखिक, यानी उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में संशोधित नियमों के तहत वर्तमान में सजा के तौर पर नियत है 1 साल व 20,000 रुपये का जुर्माना। वर्तमान में संशोधित अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में शामिल है महिला शब्द का दायरा बढ़ाना, सुरक्षित आवास का अधिकार और पुरुषों के स्थान पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग करना। भारतीय क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय कानून के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते में कितने वर्ष तक जमा किए जा सकता है? तो 15 वर्ष तक। भारत में एक अजन्मे बच्चे का प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के रूप में वैध है? तो ये बिल्कुल भी अनुमानित नहीं है, यानी अनुमति इसको प्रदान नहीं की गई है, यानी भ्रूण का लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता है। किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी है? यदि कार्य समान है तो लिंग में से स्वाधीनता है, मतलब समान कार्य के प्रति समान वेतन देने का अधिकार दिया गया है महिला और पुरुष दोनों को। प्रश्न क्रमांक 65, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत सरकार ने खातों के लिए न्यूनतम वार्षिक जमा आवश्यक को पूर्व के 1,000 रुपये से कम करके 250 रुपये कर दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक अपनी बालिका के लिए अधिकतम कितने खाते खोल सकता है? तो 3 खाते खोल सकता है। 67, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? तो बाल विवाह करना। कन्या भ्रूण हत्या का कारण क्या है? तो रूढ़िवादी इच्छा, अपरिपक्व मानसिकता और पुत्र की इच्छा, यानी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से जो सामाजिक कुरीति है वो कौन सी है? तो आप जानते साथियों, बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति के अंतर्गत आता है। कम उम्र में विवाह से बालक के किस मूल अधिकार का हनन होता है? तो साथियों ध्यान रखना, यदि किसी बालक या बालिका की कम उम्र में यानी बाल विवाह होता है तो उसके शिक्षा के मूल अधिकार का हनन होता है। संकट के समय चाइल्ड हेल्पलाइन, याद रखिएगा इस प्रश्न साथियों, 1098। बच्चों को जन्म से कौन से अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं? जैसे ही बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है, कोई भी संतान चाहे बालक हो या बालिका, तो उनको कौन कौन से जो अधिकार स्वतः प्राप्त होते हैं? सुरक्षा का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, भोजन का और समानता का अधिकार बिना भेदभाव के उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए क्या प्रयास किए हैं? तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने IPC एंड PND कानून 1994 के अनुसार दंड की व्यवस्था की है। बालिकाओं के संरक्षण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान संचालित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 74, घरेलू हिंसा अधिनियम में वर्तमान संशोधन के अंतर्गत महिला शब्द के बड़े दायरे में शामिल है, यानी विधवाएं, माताएं या एकल महिलाएं, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कमी को इंगित करता कथन है? तो लैंगिक रूप से उदासीन, विविधतर बलात्कार शामिल नहीं है और जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं है, यानी उपरोक्त सभी।
प्रश्न क्रमांक 76, महिलाओं के कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत में समिति के संबंधित कथन है। पीड़ित महिलाओं की शिकायत की सुनवाई, समिति की अध्यक्ष महिला होगी, समिति के अन्य सदस्य एक सदस्य ST/SC से जुड़ी महिला का होना अनिवार्य है, यानी उपरोक्त सभी। महिलाओं के कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में 16 के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किए गए? तो धारा 10 के अंतर्गत। लैंगिक अधिनियम 2013 के अंतर्गत परिवादी की जांच का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 11 के अंतर्गत। महिलाओं के अधिकारों के संबंधित पुस्तक 10 जजमेंट दैट चेंज्ड इंडिया के रचनाकार कौन है? तो साथियों जिया मोदी हैं। लैंगिक अधिनियम 2013 में नियोजक के कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? तो धारा 19 के अंतर्गत दिए गए हैं। लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है जांच रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 82, महिलाओं का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में किस धारा के अंतर्गत मिथ्या अथवा द्वेषपूर्ण परिवाद के लिए दंड का प्रावधान है? यानी धारा 14 के अंतर्गत। निम्न में से यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है? कई पुरुषों से यौन विकृतियों की उपस्थिति, महिलाओं के भोग की वस्तु समझने की सोच, कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान करना। तो साथियों प्रश्न क्रमांक 83 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 84, लैंगिक अधिनियम 2013 में एक जिला अधिकारी ने के क्या कर्तव्य हैं? तो महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना, स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के समय पर दिए जाने पर मॉनिटर करना, गैर सरकारी संगठनों को समाज में जागरूकता सर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी उक्त सभी यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, महिला आंदोलन के विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है? तो जागरूकता का प्रसार करने के लिए, न्याय की तलाश करने के लिए और भेदभाव से लड़ने के लिए, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 86, महिलाओं के कल्याण के लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों का चयन कीजिए। तो विशेष विवाह अधिनियम 1955, दहेज निषेध अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 86, भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, यानी उपरोक्त सभी। श्रम का यौन विभाजन दर्शाता है पुरुष एवं महिलाओं के मध्य विभाजित निर्धारित करने का कार्य। प्रश्न क्रमांक 89, एक पुरुष या महिला जो पुरुष या महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसरों का में विश्वास करती है उसको नारीवाद कहते हैं। महिला शक्तिकरण के लिए महिलाओं का उत्थान करना। प्रश्न क्रमांक 91, विधवा पुनर्विवाह विचार की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 92, 1960 के दशक में से अब तक कितने देशों में महिला का नेतृत्व किया गया है? तो 57 देशों में महिलाओं के द्वारा नेतृत्व किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 93, कुल प्रजनन दर में गिरावट उन देशों में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है जहां महिलाओं ने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 94, लैंगिक समानता एक ऐसी समान समस्या है जो के लिए प्रासंगिक यानी सभी समाज के लिए महिलाओं पुरुषों समान रूप से। प्रश्न क्रमांक 95, राज्य विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो शन्नो देवी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री साथियों याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ रही हैं। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक मधुलक्ष्मी अम्मे रैली रही हैं। डॉक्टर मधुलक्ष्मी ने 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया था। उच्च मातृ मृत्यु दर में योगदान करने वाले कारकों को चिन्हित कीजिए, यानी शीघ्र विवाह। यदि शीघ्र विवाह कर देंगे तो वहाँ पर मृत्यु दर बढ़ जाएगी, माता की मृत्यु दर बढ़ती है इसमें। प्रश्न क्रमांक 101, महिलाओं के लिए पहला अनुसंधान केंद्र 1974 में स्थापित किया गया था। तो SNT महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट 102, आशा का अर्थ है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। हम बोलते हैं ना आशा कार्यकर्ता, तो आशा कार्यकर्ता का मतलब होता है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। प्रश्न क्रमांक 103, पारिवारिक महिला लोक अदालत कार्यक्रम 1996 किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा आरंभ किया गया। प्रश्न क्रमांक 104, प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रही है? तो एनी बेसेंट रही हैं। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश साथियों अभी हमने देखा है न्यायमूर्ति लीला सेठ रही है हिमाचल प्रदेश में।
अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट ने 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला डायना हेडल्यूज। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला मिताली राज, जो कि इंडियन रही है, भारतीय है। प्रथम व्यावसायिक महिला पायलट प्रेमा माथुर। प्रथम महिला विमान चालक सरला ठकराल। प्रथम मर्चेंट नेवी महिला अफसर सोनाली बनर्जी। पहली महिला राज्यसभा स्पीकर सन्नो देवी। प्रथम महिला विधायक डॉक्टर एस मथुलक्ष्मी रेड्डी। प्रथम महिला चिकित्सक कदम्बिनी गांगुली। भारत रत्न से विभूषित प्रथम महिला इंदिरा गांधी। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान, साथियों बड़ा फेमस नाम है, रजिया सुल्तान। मोम की प्रतिमा मैडम तुषार संग्रहालय में स्थापित किसकी हुई सबसे पहले? ऐश्वर्या राय की। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला प्रीति सेन गुप्ता। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय व्यतीत करने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स। मुक्केबाजी में रेफरी रहने वाली प्रथम महिला रजिया शबनम। संयुक्त राष्ट्र संघ में असैनिक पुलिस सलाहकार किरण बेदी। वायुसेना में एयर वाइस मार्शल और एयर मार्शल पी बंदोपाध्याय। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, साथियों इस नाम से आप सब फेमस है, जानते नाम, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला अरुणा आसफ अली। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला 1976 में प्राप्त हुआ था इनको, आशा पूर्णा देवी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर जिसे हम लोग कहते हैं, मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला, भारत एवं विश्व दोनों में प्रथम महिला है, आरती साहा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश में रही है और सरोजिनी नायडू इनका नाम है। प्रथम आईपीएस इंडिया की किरण बेदी। प्रथम महिला पायलट सुषमा मुखोपाध्याय। प्रथम महिला मुख्य देश की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सम्मानित वैज्ञानिक असीम चटर्जी। भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा, इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड से सम्मानित रीता फारिया और भारत की प्रथम महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सिंह। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियल, मद्रास में 1957 में बनी थी। मद्रास की जो प्रथम महिला जो मद्रास की मेयर बनी थी, पहली महिला थी वो तारा चेयरमैन 1957। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली सबसे कम आयु की पर्वतारोही डिंकी डोल्मा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित नायिका देविका रानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश के रही है, प्रथम मुख्यमंत्री है। भारत की प्रथम महिला एयरलाइंस पायलट कैप्टन दुर्गा बनर्जी। भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रमण्यन। भारत की प्रथम महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी जिसे कहते हैं हम लोग। देश की प्रथम सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल से रही है। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता या साहित्यकार अमृता प्रीतम। प्रथम महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली कैप्टन लक्ष्मी सहगल। रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला किरण बेदी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से कब मनाया गया? तो 1976 से 1985। महिला शक्तिकरण शुरुआत कब हुई? तो महिला शक्तिकरण की शुरुआत की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फिर महिला शक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी के द्वारा की गई। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में घोषित की गई महिला शक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को हर प्रकार से सशक्त बनाना है। तो देश की बात करें और राष्ट्र की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे विश्व की बात करें तो इसमें अलग अलग सन आते हैं, अलग अलग ईयर्स आते हैं, साथियों उनको आप याद रखना। तो ये थे महिला सशक्तिकरण जो आपका आधार पाठ्यक्रम है उसका सेकंड महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलें।
इसी तरीके से हम आपसे मिलते रहेंगे, आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।